दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद ही महत्वपूर्ण और हाल ही में चर्चा में आए एक फैसले की, जिसने लैंडलॉर्ड और टेनेंट यानी कि मकान मालिक और किराएदार से जुड़े मामलों में एक बहुत ही बड़ा कानूनी सिद्धांत साफ कर दिया है। इस केस का जो टाइटल है, विनय रघुनाथ देशमुख वर्सेस नटवरलाल सामजी गड़ा एंड अदर्स। अगर आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इवेक्शन केसेस, टेनेंसी लॉ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और अपने अधिकारों के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज मैं आपको इस केस की पूरी कहानी और ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि मकान मालिक किसी दुकान या मकान को खाली कराने के लिए कोर्ट में एक इविक्शन सूट फाइल करता है। ऐसे मामलों में सबसे जो कॉमन ग्राउंड होता है वह होता है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, यानी कि मकान मालिक को वास्तव में उस प्रॉपर्टी की खुद जरूरत है। लेकिन कई बार ये केसेस इतने लंबे तक चलते रहते हैं और इसी दौरान कई बार जो जो ओरिजिनल जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मकान मालिक की मौत के बाद पूरा केस जो है वह क्या खत्म हो जाता है? क्या उसके जो लीगल हियर्स हैं यानी कि जो उसके परिवार वाले हैं उस केस को आगे बढ़ा सकते हैं? और क्या वे अपनी खुद की जो जरूरत है उसे कोर्ट में बता सकते हैं? यही सवाल इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने था। दोस्तों, अब इस केस के फैक्ट को समझते हैं। यह मामला एक कॉमर्शियल प्रेमिसेस यानी कि दुकान से जुड़ा हुआ था और जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ एक इविक्शन सूट फाइल किया था और मकान मालिक का यह कहना था कि उसे खुद उस प्रॉपर्टी की आवश्यकता है और इसीलिए टेनेंट को दुकान खाली करनी चाहिए। यानी कि जो ये मामला था यह पूरी तरीके से बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पर आधारित था। मामला ट्रायल कोर्ट में अभी चल ही रहा था और इसी दौरान ओरिजिनल लैंडलॉर्ड की मृत्यु हो जाती है। अब जो उसके टेनेंट है, जो टेनेंट की तरफ से यह कोर्ट में आर्गुमेंट रखा गया कि जिस व्यक्ति ने अपनी पर्सनल नीड के आधार पर यह केस फाइल किया था, अब वह व्यक्ति जीवित नहीं है, इसीलिए उसका रिक्वायरमेंट वाला जो ग्राउंड है वह खत्म हो गया और इविक्शन प्रोसीडिंग्स को अब आगे जारी नहीं रखा जा सकता। टेनेंट का यह कहना था कोर्ट में और उसने बिल्कुल कोर्ट में साफ साफ शब्दों में कहा कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए इस केस का कोई आधार नहीं है। लेकिन लैंडलॉर्ड के जो लीगल हियर्स ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की और उन्होंने कोर्ट में कहा कि अब उन्हें खुद उस प्रॉपर्टी की आवश्यकता है और इसीलिए प्लांट में अमेंडमेंट करने की अनुमति दी जाए, ताकि उनकी जो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट भी है उसे भी रिकॉर्ड में लाया जा सके। और उन्होंने कोर्ट में कहा कि प्रॉपर्टी परिवार की है और परिवार की जो जरूरत है वह अभी भी बनी हुई है। अब ट्रायल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन पर विस्तार से सुनवाई की और कोर्ट ने देखा कि अमेंडमेंट से डिस्प्यूट की वास्तविक कंट्रोवर्सी सामने आएगी और इसे टेनेंट को कोई ऐसा इप्रेबल नुकसान भी नहीं होगा जिससे कि उसकी भरपाई ना हो सके। और ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि लीगल हियर्स अपनी आवश्यकता जो है वह रिकॉर्ड में ला सकते हैं, इसीलिए अमेंडमेंट जो एप्लीकेशन थी उसको कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया गया। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने यह साफ कहा कि लैंडलॉर्ड की मृत्यु होने से इविक्शन सूट अपने आप खत्म नहीं हो जाता और जो उसके लीगल हियर्स हैं वह केस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो टेनेंट था इस आदेश से संतुष्ट नहीं था। टेनेंट ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आर्टिकल 227 के तहत एक पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर दी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा सामने आता है कि आर्टिकल 227 का एक्चुअल में स्कोप क्या है। तो दोस्तों, आर्टिकल 227 हाई कोर्ट को सब ऑर्डिनरी कोर्ट पर सुपरविजरी जुडिक्शन देता है, यानी कि हाई कोर्ट ये देख सकता है कि नीचे की अदालत ने कानून के अनुसार काम किया है या फिर नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हाई कोर्ट हर मामले में एविडेंस एग्जामिनेशन करने लगे और खुद ट्रायल कोर्ट बन जाए। लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जो आदेश थे उसमें हस्तक्षेप किया। हाई कोर्ट ने यह कहा कि अमेंडमेंट जो है वह उचित नहीं है और लीगल हियर्स को नई रिक्वायरमेंट जोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
और इसी तरीके से हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था उसको सेट असाइड कर दिया। अब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुख्य सवाल थे कि क्या लैंडलॉर्ड की मृत्यु के बाद एविक्शन जो प्रोसीडिंग है क्या वह कंटिन्यू जारी रह सकती है, और क्या लीगल हियर्स अपनी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है उसको जोड़ सकते हैं उस केस के अंदर, और क्या हाई कोर्ट ने आर्टिकल 227 के तहत जो उसकी सीमाएं थी उनकी सीमाओं से बाहर जाकर क्या हस्तक्षेप किया है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का विस्तार से विश्लेषण किया, और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि इविक्शन शूट केवल ओरिजिनल लैंडलॉर्ड की पर्सनल आइडेंटिटी से जुड़ा मामला नहीं होता है, बल्कि ये मामला जो है वह प्रॉपर्टी राइट्स और जेन्युइन रिक्वायरमेंट से भी जुड़ा होता है। और अगर लीगल हियर्स को वास्तव में प्रॉपर्टी की आवश्यकता है तो वे प्रोसीडिंग्स को जारी रख सकते हैं, कोर्ट ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि लैंडलॉर्ड की डेथ से जो क्वेज ऑफ एक्शन है वह पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता अगर परिवार की आवश्यकता बनी हुई है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अमेंडमेंट एप्लीकेशन को बहुत ही टेक्निकल तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में सारी चीजें प्रोसीडिंग्स होती हैं, और जो प्रोसीडिंग लॉ है उसका जो उद्देश्य है वह जस्टिस देना है, ना कि टेक्निकल ऑब्जेक्शन के आधार पर जेन्युइन जो क्लेम है उनको खत्म करना। अगर अमेंडमेंट से वास्तविक विवाद का सही समाधान निकल सकता है तो कोर्ट को लीगल अप्रोच को अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीजें कही। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 227 पर भी एक बहुत ही बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हाई कोर्ट ने अपनी जुडिक्शन की सीमाएं जो हैं वह पार कर दी हैं, यानी कि अपनी जुडिक्शन की जो सीमा थी उससे हटकर ये फैसला दिया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में अननेसेसरी इंटरफेयर किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था उसको बहाल कर दिया। यानी कि लीगल हियर्स को अमेंडमेंट करने और अपनी जो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट थी उसको रिकॉर्ड में लाने की अनुमति मिल गई। तो दोस्तों यह जो जजमेंट है ये जो लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक हैं उनके लिए बहुत ही राहत की जो जजमेंट है, क्योंकि अब जो उसके लीगल हियर्स भी हैं वह इविक्शन प्रोसीडिंग को जारी रख सकते हैं, और जो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं वह उसको भी उस केस के अंदर जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है यह सभी टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो और आपके लिए काफी हेल्पफुल हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी जानने वाले का इस तरीके का कोई केस चल रहा है तो दोस्तों उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसको भी लीगल हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपका जो भी कमेंट है उस पर मैं आपको रिप्लाई और आंसर आपको कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।